Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस शुरू किया हुआ था, जो कि शुरू के अफर्मेटिव या निगेटिव हम लोगों ने शायद कर भी लिया। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से अफर्मेटिव के क्या रूल्स रहे और निगेटिव के क्या रूल्स रहे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भी काफ़ी हद तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले चलना चाह रहा हूं और कुछ बातें जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बता देना चाहिए, उससे संबंधित मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो कि है, बच्चों हम लोग चर्चा किए थे, क्या लिखा हमने, वर्ब। इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और फिर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। कुछ याद आया बच्चों? चलिए, उसी के सिलसिले में यदि आपको जो वर्ब लिखा हुआ, किसी वाक्य में अगर वर्ब लिखा हुआ मिल जाए, तो ठीक उससे पहले कोई भी नाउन, क्या लिखा बच्चों मैंने, नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन यदि किसी वर्ब से पहले यूज हुआ है तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने बच्चों? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? चलिए, वर्ब के ठीक बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन, यदि कोई नाउन, देखो क्या लिखा मैंने, प्रोनाउन, यदि कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो क्या होता है बच्चों? हाँ, बहुत सुंदर। ये भी आपका क्या होता है? सब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक। वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, समझा और पहचाना भी कि ये सब्जेक्ट और वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए, समझने वाली बात है, वर्ब से ठीक पहले अगर कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो तो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब के ठीक बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत से। चलिए, अब आगे हम इसके कुछ जैसे देख लीजिए। क्या, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा है, यहाँ मैं लिखा ही रन्स ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ता है। तो बच्चों ये क्या है? हमारा वर्ब। ये क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? तो ठीक वर्ब से पहले जो ये प्रोनाउन है, अगर देखा जाए तो ये प्रोनाउन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। समझ में आ गया? किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, अगर हम क्या से प्रश्न करते हैं, हुम से प्रश्न करते हैं, तो कोई जवाब हमको मिलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ था, ये हमारा क्या है? यस, कह सकते हैं कम्प्लीमेंट। इसको क्या कह सकते हैं? कम्प्लीमेंट। चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं और दो एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैं कहूँ रमा bought a pen। तो बच्चों यहाँ हमने लिखा bought, ठीक उससे पहले सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अगर इसको देखा जाए तो ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपका क्या है? वर्ब है। और ठीक इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद ये आपका एक नाउन है। क्या है? नाउन। ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। समझ में आया बच्चों क्या कह रहा हूँ? ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक। चलिए, तो आप आज ये समझे आप लोग कि वर्ब से ठीक पहले क्या होता है? कोई नाउन अगर प्रोनाउन हो तो किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। वर्ब के ठीक बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, अब फिर हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। उसकी अगर हम बात कर ले तो किस प्रकार से सेंटेंस को हम छोटे से छोटे सेंटेंस को अनुवाद करते हैं और किस प्रकार से
बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कैसा उसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर आते हैं टॉपिक वहाँ जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया हुआ था। तो चलिए बच्चों, महफिल जहाँ से छोड़े थे वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में वाक्य को बनाना। मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। मैंने लिखा वह जाता है, वह जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर इसको हमको बनाना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एज यू नो दैट इट वेरी वेल। वी आर टू राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ही एज ए सब्जेक्ट, ही आफ्टर दैट गो। एक वचन होने के कारण हम इसमें क्या जोड़ेंगे, यस या यस, तो हो गया वह जाता है, यानी ही गोज। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं तो लिखते हैं वह विद्यालय। बच्चों बहुत ही छोटे या कहें बहुत ही लो लेवल से हम आगे बढ़ेंगे, महफिल को सजाएंगे आपके और हमारे और आपके साथ। ये जो महफिल है अंग्रेजी कैसे सीखें उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वह विद्यालय जाता है। चलिए, अगर वह विद्यालय जाता है, हमने कहा बच्चों अगर देखो यहाँ से अगर हम विद्यालय निकाल दें, यहाँ आपको दिख रहा होगा विद्यालय, अगर इसको हम हटा दें तो वह विद्यालय जाता है, जो ऊपर है वही नीचे भी लिखा नजर आ गया आपको। तो हम इसको अगर बनाना हो तो जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है वह विद्यालय जाता है, ही गोस। समझ में आ रहा है बच्चों, ही गोस। अब देखो एक वर्ड आ गया विद्यालय, जाना, किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो मैंने लिखा गो टू स्कूल। क्या लिखा, गो टू स्कूल। तो आपने पाया कि ये जो शब्द यहाँ से गायब है, या मान ले गायब करें, उस एक ही शब्द बढ़ा हुआ है, हम उसको लास्ट में एडजस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चों। चलिए अब इसी से फिर आगे चल रहे हैं। मैं लिख दिया वह विद्यालय साइकिल से जाता है। कैसे जाता है, साइकिल से जाता है। समझ में आया बच्चों, वह विद्यालय साइकिल से जाता है। यहाँ तक समझ में। चलिए अगर मैं साइकिल से, समझ में आ रहा है बच्चों, साइकिल से वर्ड को अगर आप कंसेप्ट देखें, इसको अंडरस्टूड समझें, साइकिल से को भी रिमूव कर दीजिए तो आपको क्या नजर आएगा, वह विद्यालय जाता है, यानी जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, जो हम ऊपर लिखे हुए हैं वह विद्यालय जाता है। अगर यहाँ से हम साइकिल से रिमूव कर दें, मान लें कि नहीं है, तो ऊपर वाला ही सेंटेंस होगा। अगर उसको हमको बनाना है तो लिखेंगे ही गोस टू, कहाँ जा रहा है, नेपाल नहीं, स्कूल। ही गोज टू स्कूल। अब देखिए एक वर्ड आया है साइकिल से, बाई साइकिल। हमने क्या किया, ऊपर वाले जो वर्ड देखिए यहाँ पे ऊपर जो सेंटेंस है उसमें यहाँ एक वर्ड बढ़ा, हम उसी को लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं, इससे बड़ा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। बात समझ में आई बच्चों। चलिए अब इससे बड़ा थोड़ा सेंटेंस बनाते हैं। अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर मैं कहूँ वह विद्यालय, देखो मैंने क्या लिखा, वह विद्यालय अपने दोस्तों के साथ साइकिल से जाता है। अपने दोस्तों के साथ साइकिल से जाता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ, इसको अगर आप कॉमन ले लें, ये समझे कि वाक्य में नहीं है, तो आप देखेंगे जो नीचे हमने सेंटेंस लिखा हुआ है ठीक सेंटेंस ऊपर वही है। तो पहले हम नीचे का जो सेंटेंस है ऊपर लिख ले रहे हैं, तो जाएगा ही गोज टू स्कूल बाई साइकिल। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब किसके साथ जाता है, अपने दोस्तों के साथ, तो जाएगा विथ हिज फ्रेंड्स। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आपने पाया
कि एक वर्ड जो इतना मैं यहाँ जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको समझने की आप कोशिश करिए। एक वर्ड जो बढ़ा हम उसको लास्ट में इंक्लूड करते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा चलिए एक चीज़ और, इसको थोड़ा इससे और बड़ा करते हैं। अगर मैं लिख दूं वह विद्यालय प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ साइकिल से जाता। बच्चों आप ध्यान दीजिए, इसमें एक शब्द हमने और इंक्लूड किया, प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन को हम निकाल दे तो ऊपर वाला ही वाक्य यहाँ नजर आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? ऊपर वाला ही वाक्य नजर आएगा। अगर हम उसको निकाल देते हैं, किसको? प्रतिदिन को, तो ऊपर वाला ही वाक्य हमको नजर आ रहा है। तो पहले क्यों ना हम ऊपर वाले वाक्य को लिख ले रहे हैं, तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल bicycle with his friends daily। समझ में आया बच्चों? चलिए आपने देखा कि कुल 5-6 प्रकार ऐसे ही छोटे शब्द को हम धीरे धीरे बड़ा करते हुए चले जाएंगे और अनुवाद करना हमको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आपको जो आपका जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ था, पिछले क्लास में पढ़ा, स्ट्रक्चर हमारा क्या रहा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए इसी में अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर अगर मैं पहले ये लिख दूं कि जो इसी सेंटेंस को अगर ले लिया जाए, इसको हम लिख रहे हैं, अगर ही गोज टू स्कूल, देखिए बाईसाइकिल है, इसको न लिख के पहले इसको लिख दे रहे हैं, विथ हिज फ्रेंड्स बाई साइकिल डेली। बच्चों ये वाक्य भी आपका गलत नहीं है, अर्थात ये वाक्य भी आपका क्या है? सही है। हम क्या करें, पहले आपको जो स्ट्रक्चर है क्या वो सही है देख लेते हैं। अगर हमने लिखा सब्जेक्ट, बिल्कुल सही, वर्ब बिल्कुल सही, स्कूल हमारा तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम स्कूल को ऑब्जेक्ट तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन, कोई ना कोई नाउन है तो हम इसको ऑब्जेक्ट ही समझते हैं। तो हमारा ये भी अगर देखा जाए उस नियम से, और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं सही है। तो शब्द यहाँ जो शब्द दिख रहा है आपको ये इसके स्थान पे अगर हम कर भी देते हैं तो वाक्य गलत नहीं होगा, जैसे कि ऊपर आपने समझा। समझ में आया बच्चों? चलिए हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आते हैं जहाँ हम लोगों ने क्लास को छोड़ा हुआ था। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? बच्चों मैं पहले कह दे रहा हूँ कि हम लोगों को जो भी चीज़ें सीखनी है बहुत ही बारीकी और ध्यान से सीखना है। क्लास प्रतिदिन वीडियो अपलोड तो किया ही जाएगा। आज तो करीब मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं जो कंटेनमेंट हम आप लोगों को दे रहे हैं, या फिर जितने भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हमारे साथी लोग दे रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो बारीकियों को समझने की कोशिश करें और नोट्स बनाएं। ठीक, चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने क्लास को ख़त्म किया था वहाँ आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस। शायद निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, लेकिन वहाँ निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक यूज होता है नेवर, जिसको हम लोग बोलते हैं कभी नहीं। कभी नहीं। आपने किसी को कभी गाली दिया? कभी नहीं। किसी को कभी पीटा? कभी नहीं। विद्यालय में कभी चीटिंग की? कभी नहीं। बोलते हैं ना ऐसा तो हो नहीं सकता हम चीटिंग नहीं की हो। चलिए
चीटिंग करना तो कभी कभी कुछ लोगों का नेचर हो जाता है, लेकिन यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं इसमें चीटिंग नहीं करना है, पढ़ाई में कोई चीटिंग नहीं करना है। समझ में आया बच्चों? तो एक वर्ड आया कभी नहीं, पढ़ाई में चीटिंग कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना, एक शब्द आ गया, वाक्य आ गया, कभी नहीं करना। कभी हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि इसमें इज एम आर टू का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन हम ये भी पढ़ रहे हैं तायत ये थे। तो कुछ लोग जो पक्का झूठ बोलते हैं वो ये कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं इसी को ले रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। पक्का झूठ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये शब्द अपने आप, ये वाक्य अपने आप में ये झूठ बोलते हैं और ये बोलते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। एक शब्द आया है कभी नहीं, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? कभी नहीं। तो जब ऐसा आपको मिल जाए कभी नहीं, तो इसके लिए जब हम नेवर का प्रयोग, ध्यान दें बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, नेवर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस नेवर, नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अगर कुछ बच रहा है तो यही हमारा क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? ये क्या है, स्ट्रक्चर। अब इसी कंसेप्ट में अगर हम इसको बना रहे हैं, आई नेवर टेल ए लाई, आई नेवर टेल ए लाई। अच्छा देखिए, यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसमें यस आई एस का इंक्लूड आई के साथ नहीं करते हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछले वीडियो को देख लेंगे ध्यान से नियम को, और कॉपी में नोट्स करते जाएंगे, समझ जाएंगे कैसे उसको बनाना है। ठीक है बच्चों? चलिए, अगर हम इसी शब्द को हम दूसरे शब्दों में अगर लिख दें, इसी वाक्य को, जैसे इट्स वेरी हॉट टुडे, अगर मैं लिख दूं, देखिए एक शब्द यहाँ से जो आई, ये समझ में आया बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस आई एस का इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी एक वचन अगर करता रहे तो वर्ब में हम एस आई एस इंक्लूड करते हैं। ऐसा रूल हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अगर मैं इसी मैं को अब अगर देखा जाए, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, अगर मैं वह लिख दूँ, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, तो आप पाएंगे ही नेवर। बच्चों नेवर अब यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, हम कह सकते हैं, चूँकि है नहीं तो इसमें हम एस आई एस नहीं जोड़ेंगे। अगर हम इसमें एस आई एस जोड़ते हैं तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। समझा? ही के साथ अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम लिख रहे हैं टेल, तो इसमें हम यस जोड़ेंगे। समझ में आया बच्चों? तो जाएगा ही नेवर टेल्स ए लाई। समझ में आया बच्चों? चलिए, ये तो हो गया। अभी तक हम लोगों ने नेगेटिव तक पढ़ा था। अब आज का जो क्लास है क्लोज एंडेड यानी इंट्रोगेटिव टाइप ए, इंट्रोगेटिव टाइप बी, हम उसको चर्चा कर लें। तो आज मैंने तीसरे नंबर पे लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर इसी को हम लोगों ने पढ़ा था क्लोज एंडेड, जिसकी शुरुआत पिछले क्लास में आप सबको साथ ध्यान होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो हम उधार मांगने चल गए थे या गए थे, डू के पास फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। ये हम लोगों ने सीखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने डू चुना हुआ था। यहाँ तक बच्चों ध्यान में आ रहा क्या कह रहा हूँ? इसलिए हम लोगों ने क्या चुना था, डू। चलिए, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्लोज एंडेड का मतलब होता है कोई ऐसा प्रश्न करें या किया जाए कि हम जिसका जवाब यस या नो में दें। इसको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ क्या तुमने पिछला क्लास अटेंड किया,
क्या तुमने पिछला क्लास अटेंड किया? तो अगर आपने किया तो बोलेंगे यस, नहीं किया तो बोलेंगे नो। तो ये हमारा क्या है? क्लोज एंडेड है। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत अगर हम स्ट्रक्चर इसकी तैयार करते हैं तो क्लोज एंडेड का, तो सर्वप्रथम डू या डज, डू या डज we can use here according to the subject of the sentence, and then subject, after that the first form of verb, and then object, after that etc, and then you are to put here the question mark of it. Okay, the question mark, आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ इंक्लूड करना है वाक्य के अंत में। समझ में आया बच्चों? चलिए हम इस पे जैसे लेते हैं, ऐसे बहुत से रूल आपको मिलेंगे, लेकिन आपको समझना है कि हम क्या, अगर मैं क्या कहूँ क्या तुम अंग्रेजी कक्षा में सीखते हो, अगर यही मैं पूछ लूँ क्या तुम अंग्रेजी कक्षा में सीखते हो, तो आप पाएंगे बच्चों, अब हम पहले इस क्या को कुछ समय के लिए आप कॉमन लें। सब्जेक्ट देखिए यू, क्या है? यू। तो आपको जब मिल गया यू, यू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हम डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डू यू। लर्न माने होता है सीखना, इसके साथ क्रिया में यस है, यस यहाँ देखिए कहीं इंक्लूड किया नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज कर दिया, तो इसका हो जाएगा क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो हो जाएगा डू यू लर्न, डू यू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बच्चों बचा क्या है? मैंने एक बात कहा था आप लोगों को कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिख लें, उल्टा लिखते हुए चले आएँ। तो किसके माने सीखना? लर्न। क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। कहाँ सीख रहे हैं? इन द क्लास। तो आप लिखेंगे इन द क्लास। अभी अगर ऐसे हम करते हैं तो वाक्य पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ क्या इंक्लूड करना है? क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? आजकल हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं, चाह करके भी बाहर घूम नहीं सकते। कारण बहुत कुछ है, उस कारण के साथ साथ एक कारण और आजकल हो जा रहा है, तपती धूप। तपती धूप। तो अभी पिंकू, क्यों पिंकू अभी आया, कल उसकी आंखें मैंने देखा लाल लाल, में तो डर गया। मैंने कहा क्या है? तो किसी ने कहा क्या करे सर, रात भर फिल्म का आनंद लेता है। तो मैंने पिंकू से पूछ लिया क्या तुम रात भर फिल्म का आनंद लेते हो? तो पिंकू अगर लिया तो बोलेगा यस, नहीं लिया तो बोलेगा नो। तो कहेगा नहीं 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 मैं नहीं, मेरे बड़े भाई साहब। तो मैंने कहा अच्छा क्या वे, एक शब्द हमने बोला क्या वे, उसके बड़े भैया बहुत से हैं, क्या वे रात भर फिल्म का आनंद लेते हैं? क्वेश्चन मार्क। समझ आया बच्चों? बहुत से ऐसे वर्ड आप खुद बना सकते हैं। चलिए यहाँ है दे, तो सर्वप्रथम हमने दे लिख दिया। अब इसके साथ आपको पता है हमको डू इंक्लूड करना है। डू दे enjoy a मूवी, डू दे एंजॉय ए मूवी। उसके बाद आप लोगों ने रात भर के लिए, दिन भर के लिए हम लिखते हैं थ्रू आउट। क्या लिखते हैं? थ्रू आउट द नाइट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? चलिए ऐसे दो चार उदाहरण हम और लेते हैं। बच्चों कभी कभी ये जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं उसमें कभी कभी डू, डस, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एंड देन वी यूज नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, object,
etc देन क्वेश्चन मार्क। कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या हम यूँ कहें क्लोज इंडेड हो चाहे ओपन इंडेड हो, तो उसमें कभी कभी नहीं शब्द आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नहीं शब्द। तो वाक्य की शुरुआत तो या सेंटेंस जब हम बनाना शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लिखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी हम नॉट का प्रयोग करें, जब कभी भी हम नॉट का प्रयोग करें तो याद रखिए कि नॉट हमेशा वर्ब के बगल में होता है, यानी वर्ब से ठीक पहले लिखा जाता है। वर्ब से ठीक पहले लिखा जाता है। अगर देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक उसके पहले हमने लिखा हुआ है नॉट। दिख रहा है यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉट। समझ में आया? यानी वर्ब से ठीक पहले नॉट। कभी कभी बहुत से बच्चे, अगर मैं उदाहरण दूं पहले, कुछ लोग कहते हैं क्या वह तुम पर नहीं बड़बड़ाता है? क्या वह तुम पर नहीं बड़बड़ाता है? तो बच्चों देखो, क्या वह, कौन वह, तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। अगर हम इसको लिखेंगे ही, ठीक इससे पहले लिखेंगे डज। क्या लिखेंगे? डज ही। सब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक, कर्ता के अनुसार यहाँ डज हो गया, फिर क्या लिखा हमने? कर्ता, फिर क्या है? नॉट। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट। समझ में आ गया? प्रेटल, प्रेटल यानी बड़बड़ाना। एट यू, एट यू मरमर भी होता है, बड़बड़ाना के लिए हम मरमर भी लिख सकते हैं। डज ही नॉट प्रेटल एट यू। सुना है बच्चों? अब यहाँ देखिए, इफ वर्ब, वर्ब से ठीक पहले नॉट, वर्ब से ठीक पहले नॉट। चलिए और एक लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे मैं ही, अगर आप लोग या मैं, कभी कभी हम लोग यात्रा पे जाते हैं, तो यात्रा मान लीजिए हम कि पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं क्या तुम्हें पहाड़ पर ठंड नहीं लगती? अगर मैं यही कहूँ, क्या तुम्हें, क्या तुम्हें पहाड़ पर ठंड नहीं लगती है? क्या तुम्हें पहाड़ पर ठंड नहीं लगती है? तो अगर बच्चों हम इसको अगर हम बनाते हैं तो ये हो सकता है, डू यू नॉट कैच कोल्ड? डू यू नॉट कैच कोल्ड? कैच कोल्ड का मतलब होता है ठंड लगना। और कहाँ पे? पहाड़ पर, तो जाएगा ऑन द माउंटेन, ऑन द माउंटेन। ठीक बच्चों, तो ऐसे बहुत से टेंस होते हैं जो हिंदी से हम अंग्रेजी में बनाते हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। चलिए तो एक और लेते हैं। बच्चों अंग्रेजी बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसी पे आप उसको रखते चले जाइए, उसी पे रखते चले जाइए, तो ठीक वो अपना आपका तैयार हो जाता है। क्या? सेंटेंस। चलिए एक और देते हैं। हम जाते हैं कहीं कहीं लिख रहा था बी वेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, पढ़ते भी होंगे। चलिए क्या तुम्हारा कुत्ता, मैं अगर लिखूं क्या तिम्रो तत्को, क्या तुम्हारा कुत्ता तुम पर
नहीं गुर्राता है। बच्चों ये है, क्या तुम्हारा कुत्ता तुम पर नहीं गुर्राता है। गुर्राना मतलब आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए, तुम्हारा कुत्ता है तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन हो गया। बच्चों एक चीज़ याद रखना, मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, इसके साथ जब कोई नाउन जुड़ जाता है तो ये थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन। ये नहीं कि आप सोचिए यू है, यू के साथ योर आ गया, यू के साथ अपना के लिए योर लगता ही है तो यू बहुवचन में आता है तो योर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसके ठीक बाद अगर कोई भी नाउन जुटा तो ये तुरंत आपका थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। इसके बारे में हम नाउन में चर्चा कर लेंगे, तो नाउन में चर्चा कर लेंगे, पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो यहाँ हो जाएगा डस, डू में एस आई एस जोड़ दिए, डज योर डॉग नॉट ग्राउल एट यू। समझ में बच्चा? अब देखो कुछ लोग इसी डच को ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म बहुत से लोगों को लिखने की आजकल की फैशन में चल रहा है। डजंट तो हम लिखेंगे योर डॉग। अब जब यहाँ नॉट इसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं तो यहाँ नॉट लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं ग्राउल एट यू। ठीक बच्चों, चलिए हम क्लोज एंडेड से अब चलते हैं ओपन एंडेड यानी इंट्रोगेटिव टाइप बी पर। समझ में आया? सुन रहा है ना तो क्यों पिंकू? पिंकू बहुत ही शरारती बालक है, लेकिन क्या करे, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता है आप लोगों की तरह। चलिए, पिंकू ने ही कहा, ये तो हमारा क्लोज एंडेड था, अब हम इसको ओपन एंडेड अगर करते हैं बच्चों, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ओपन एंडेड, अब यहाँ ओपन एंडेड में अगर हम कहें ओपन एंडेड, इसको हम टाइप बी कह सकते हैं। ये जो डू डज है ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, डू सॉरी डज। समझ आया बच्चों? लेकिन ठीक उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, या क्वेश्चन वर्ड या फिर WS फैमिली की बात करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जब मैं अभी हमने क्या कहा, क्या तुमको पहाड़ पे ठंड लगती है? आपने कहा यस सर, नो सर, जिसको जैसा लगता है। लेकिन अगर मैं किसी भी प्रश्न को ऐसे पूछूं जिसका जवाब यस या नो में ना हो तो उसी को हम लोग ओपन एंडेड कहते हैं। अगर मैं पूछूं तुम्हारा क्या नाम है तो आप कहेंगे यस सर, नो सर, नहीं, आप अपना नाम बताएंगे। जैसे बहुत से लोग समस्या में फंसे रहते हैं, अगर मैं कहूँ वे अपनी समस्याएं कैसे हल करते हैं, जैसे आजकल बहुत से प्रॉब्लम्स लोगों को हो भी रही है। जैसे अगर मैं लिख दूं, इसी को मैं अगर समझाऊं तो बच्चों सारे नियम अगर इसे देखिए, इसको हम निकाल दें तो देखेंगे कि सारा सिस्टम क्लोज एंडेड का है। अगर इसको लगा दे रहे हैं तो सिर्फ एक वर्ड, जैसे हमने कहा ना, एक वर्ड जो बढ़ रहा है उसी को हमको आगे पीछे लगाना है और वाक्य अपने आप सही होता चला जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जिस प्रकार से दीवार में प्रत्येक वृक्ष को हम लगाते चले जाते हैं, ईंट को लगाते चले जाते हैं, दीवार बन करके तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमको कुछ हटाने हैं, कुछ जोड़ने हैं, कुछ हटाने हैं, कुछ जोड़ने हैं, और वो सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वे अपनी समस्याएं कैसे हल करते हैं। मान लीजिए ये शब्द है, वे अपनी समस्याएं कैसे हल करते हैं। अगर इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करें तो प्यारे बच्चों
सर्वप्रथम हम इस वाक्य में ढूंढेंगे कि कोई ऐसा शब्द है जो क्वेश्चन वर्ड है या फिर WH फैमिली से बिलोंग्स करता हो। WH फैमिली से बिलोंग करता हो तो आप कहेंगे यस। क्या है? कैसे। क्या है वो? कैसे। समझ में आया? कैसे को हम पहले कर दें तो हो जाएगा हाउ। हाउ। वे है तो हो जाएगा डू दे। हाउ डू दे। हाउ डू दे किसके बाद हल करना? सॉल्व। सॉल्व। अब दे के साथ अपना के लिए लगता है देयर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? चलिए कुछ आगे इससे ले चलते हैं। पिंकू अभी आराम कर रहा था। अगर बात करूं पिंकू की, मैं सोचा कहाँ से बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगा पिंकू कहीं बात कर रहा। तो मैंने पिंकू से पूछा तुम घर के पीछे किससे बात करते हो? मैंने एक शब्द लिखा, पिंकू के लिए लिखा। पिंकू चलो तुम घर के पीछे किससे बात करते हो? तुम घर के पीछे, दिख रहा ना, तुम घर के पीछे किससे बात करते हो। तो चलिए इसके ट्रांसलेशन देखिए बच्चों, यहाँ किससे बात करते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम किससे प्रश्न करते हैं? होम से। तो हम लिखेंगे होम। क्या लिखेंगे? होम डू यू। होम डू यू। बात करने का मतलब होता है टॉक। बात करने का मतलब क्या होता है? टॉक। होम डू यू टॉक टू। टॉक टू। कहाँ पे? बिहाइंड द हाउस। सुनना है बच्चों? बिहाइंड द हाउस। आप इस पे और भी कई सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम अपने नाश्ते में सुबह क्या लेते हो? बहुत अच्छी बात है। तुम अपने नाश्ते में सुबह क्या लेते हो? तुम अपने नाश्ते में सुबह क्या लेते हो? तो वर्ड आ गया क्या? वर्ड क्या आ गया? क्या। तो हम क्यों ना इसको पहले लिखें? तो जाएगा व्हाट। क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू। व्हाट डू यू टेक। व्हाट डू यू टेक, यानी तुम क्या लेते हो। व्हाट डू यू टेक का मतलब होता है तुम क्या लेते हो। अब किसमें? इन योर ब्रेकफास्ट। योर ब्रेकफास्ट। कब? सुबह में। तो आप लिख देंगे इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। तो बच्चों अगर हम पढ़ने की कोशिश करें या पढ़ना चाहें तो बहुत से, एक मिनट, बहुत से ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हम कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए फिर भी समझ में नहीं आता है। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है इसको आप अधिक से अधिक बनाने की कोशिश करिए ताकि ये लगे कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। इसमें कभी कभी मैंने कहा निगेटिव वर्ड आ जाते हैं। निगेटिव कहाँ आपको लगाना होता है? वर्ब के से ठीक पहले, आयु का सब्जेक्ट के ठीक बाद। अगर मैं कहूँ कि तुम सुबह 5 बजे क्यों नहीं जगते हो? तुम
सुबह 5 बजे क्यों नहीं जगते हो? जागते हो। तुम सुबह 5 बजे क्यों नहीं जागते हो? तो अगर हम इसको बनाएं तो वक अप मतलब होता है जागना। तो यहाँ देखो क्यों कारण पूछ रहा है, तो पहले हम लिख दें वाई। क्या लिखे बच्चों? वाई। डू यू नॉट वेक अप, यहाँ तक समझ में? वाई डू यू नॉट वेक अप? अब सुबह एट 5 मतलब होता है 5 बजे। कब? सुबह में, यानी सुबह इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। समझ में आया बच्चों? चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा या आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को लें, देखें, समझने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं। कभी कभी मेरी बातें तुम तक हो, आपकी नज़रें आपके फ़ोन पर हो, सब्र कर मैं सब कुछ सिखलाऊंगा, सब्र कर मैं सब कुछ सिखलाऊंगा, जो कुछ भी है मैं समझाऊंगा, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, मैं हर नियम बतलाऊंगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले क्लास में, जो कि होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइल, बाय बाय।